तो बच्चों, आज हम जानेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें अर्थ की क्या पोजीशन होती है। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। आपने देखा होगा सूरज छिपने के बाद रात में आसमान कैसा एक वंडरफुल नज़र आता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो पहले तो हमको एक दो डॉट ही नज़र आती है, बाद में पूरा आसमान उन डॉट से भर जाता है। हम उन चमकती हुई डॉट्स को काउंट भी नहीं कर पाते। पूरा आसमान शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ तो इसमें से बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ थोड़े कम चमकते हैं। ऐसा लगता है कि सारा आसमान डायमंड से भर गया है। आपने नोटिस किया होगा वो सारे ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। वो एकदम एक जगह पर रुके हुए से दिखते हैं, जैसे हमें चंद्रमा दिखता है। इन चमकते तारों के साथ में आपको और भी चीज़ें दिखती होंगी। कुछ दिन तो आपको मून भी नज़र आता होगा। मून जो होता है अलग अलग समय पे अलग अलग शेप में नज़र आता है। आप पूरा चंद्रमा एक महीने में सिर्फ एक बार ही देख सकते हो। जिस दिन या जिस रात को चंद्रमा पूरा दिखता है उसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। और एक रात ऐसी होती है जिसमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं। इसी रात को हम आसमान को पूरी तरह से साफ देख सकते हैं, अगर क्लाउड वगैरह ना हुए तो। कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते होंगे, ये जो चांद तारे हैं हमें रात में ही दिखते हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनसे भी ज़्यादा चमकदार कोई आ जाता है, यानी दिन में इनसे भी ज़्यादा चमकदार कोई आ जाता है जिसको हम सूरज बोलते हैं। सूरज की ज़्यादा रोशनी के कारण ये कम रोशनी वाली चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम देखें तो आप एक टॉर्च लीजिए और एक शीट ऑफ पेपर, प्लेन पेपर एकदम, एक पेंसिल और एक नीडल ले लीजिए। टॉर्च को पेपर के सेंटर में रख दीजिए, बीचों बीच में, और उस पेपर को टॉर्च का जो आगे का हिस्सा होता है ना, जो ग्लास होता है, उस पर रख दीजिए। अब उस पेपर पर एक सर्किल ड्रॉ करिए। जितना बड़ा ग्लास है उतना बड़ा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और उस सर्किल को अब नीडल से छोटे 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 होल्स कर दीजिए। जितने एरिया में होल किए थे उसे टॉर्च के ग्लास के सामने रख के उस पेपर को टॉर्च पर रैप कर दीजिए और ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिए। ध्यान रखना कि टॉर्च का जो स्विच है वो कवर ना हो। अब उसे एक अंधेरे वाले कमरे में ले जाइए। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए और उस टॉर्च के स्विच को ऑन करिए दीवार की तरफ। और दीवार पर नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि छोटी 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 जो होल्स करे थे ना हमने तो उनसे छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद कमरे की सारी लाइट्स को एकदम से ऑन कर देना है। तो जो दीवार पे जो छोटी छोटी लाइट्स दिख रही थी ना, वो हमको दिखना बंद हो जाएंगी। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम उस सिचुएशन को, जो हमने दिन वाली सिचुएशन थी, हमें स्टार्स क्यों नहीं नज़र आते हैं, उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कोई छोटी चीज़, चमकने वाली चीज़ बड़ी चीज़ के सामने आ जाती है तो वो छोटी चीज़ें हैं वो चमकना बंद कर देती हैं, यानी हमें दिखना बंद हो जाता है उनका। द सन, द मून, ये जो सूरज है, चंद्रमा है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो रात में आसमान में चमकते हैं, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं और गैसों से बनी होती हैं। उनकी अपनी लाइट, अपनी हीट होती है जिसे वो बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स बोलते हैं। सूरज भी एक स्टार है। जो रात को काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार दिखते हैं ना, वे सब सूरज के समान होते हैं, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। इसीलिए वो हमको बहुत छोटे भी नज़र आते हैं। आपने देखा होगा जो ऑब्जेक्ट दूर होता है ना वो बहुत छोटा छोटा दिखता है हमको, और जो पास में होता है वो बड़ा दिखता है। आपने दिन में कभी जहाज़ को उड़ते हुए देखा होगा, एरोप्लेन को जब ऊपर जाता है तो बहुत छोटा सा नज़र आता है। इसीलिए वो स्टार्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे 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 दिखते हैं हमको। और सूरज हमारे पास का स्टार है इसलिए वो हमको बड़ा दिखता है, और उसकी हीट और लाइट भी हमारे पास तक ज़्यादा आ पाती है। रात में जब आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों के ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं इन्हें। हिंदी में इन्हें तारामंडल बोलते हैं। ऐसे ही उर्स मेजर और बिग बियर नाम का
उसको उर्स मेजर भी बोलते हैं और या फिर बिग बियर भी कह सकते हैं। ऐसा एक कॉन्स्टलेशन होता है, एक तारामंडल होता है। ऐसे ही सप्तऋषि नाम का एक तारामंडल होता है, जैसे हम इजीली देख पाते हैं, इसमें 7 स्टार्स होते हैं। आप अपने घरों में जो बड़े भाई हों या अंकल हों, अपने डैडी हों, उन्हें पूछना, आप देखोगे कि ऊपर में 7 स्टार्स का एक ग्रुप हमें दिख रहा होगा, उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। पुराने समय में लोग तारों की सहायता से डायरेक्शन का भी पता लगा लेते थे। एक स्टार होता है नॉर्थ स्टार, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, यानी वो हमें हमेशा नॉर्थ की तरफ ही दिखता है। इसे हम पोल स्टार या ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये हमेशा सेम पोजीशन पर ही रहता है और नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। अभी हमने सप्तऋषि के बारे में देखा था ना, उसी की हेल्प से हम पोल स्टार या फिर उसको नॉर्थ स्टार जैसे हम बोल रहे थे, उसे पोल स्टार भी बोला जाता है, उसको भी देख सकते हैं, उसके ऊपर हमें दिखता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, जैसे जो स्टार थे जिनके पास अपनी हीट और लाइट थी। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। वे स्टार की जो लाइट और हीट होती है ना, उसकी सहायता से ही अपना काम कर रहे होते हैं, उसी की सहायता से वो चमक रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वर्ड प्लेनेट है ना, ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा में प्लेनेट या एक नाम का एक वर्ड है, उससे ये आया, और उसका मतलब होता है वंडरर्स। जो घुमक्कड़ होते हैं ना, जो घूमने वाले होते हैं, उन्हीं को हम प्लेनेट्स बोलते हैं, वंडरर्स बोलते हैं, प्लेनेटिया बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, इसीलिए हम इन्हें प्लेनेट्स कहते हैं। ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, ये भी एक प्लेनेट ही है। ये अपनी सारी लाइट, हीट, ये जितनी भी यहाँ पे लाइट होती है, हीट होती है, ये हमें सन से प्राप्त होती है, क्योंकि वो हमारे सबसे पास का तारा है, पास का स्टार है। चंद्रमा जो हमें आसमान में दिखाई देता है, ये एक क्या है? ये प्लेनेट नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। ये हमारी पृथ्वी का साथी है एक तरह से, और इसके चारों तरफ घूमता है। हमारी पृथ्वी की तरह ही 7 और प्लेनेट हैं, यानी टोटल 8 प्लेनेट हैं, जो अपनी हीट और लाइट सन से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। और इनमें से जो प्लैनेट्स हैं ना, इनमें से कुछ के अपने मून्स भी हैं, यानी जैसे हमारा सैटेलाइट है ना, ऐसे और जो प्लैनेट है उनके भी हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन और 8 प्लैनेट, यानी सूरज और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे जिनमें एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं और मीटियोरॉइड्स भी होते हैं। आगे हम जानेंगे क्या होते हैं ये। इन सबको मिला के एक ग्रुप बन जाता है, इसी को हम सोलर फैमिली या फिर सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसका मुखिया होता है सूरज, यानी इसमें सूरज डोमिनेट करता है, इसी की हेल्प से सभी चमकते हैं, इसी से लाइट, हीट सब लेते हैं। इसका मुखिया होता है सूरज, यानी द सन। सोलर सिस्टम के सेंटर में एकदम होता है ये, और ये बहुत बड़ा है, बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। और पता है, इसमें एक पुलिंग फोर्स भी होती है, यानी जो अपनी ओर खींचती है, जो सोलर सिस्टम को बांधे रखती है। यानी उस पुलिंग फोर्स की वजह से ही सारे जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज थी वो इसके चक्कर लगाती हैं। सूरज ही जो होता है, जो सन होता है, वही सोलर सिस्टम को लाइट और हीट देता है, यानी वो एक सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है। लेकिन ये हमसे बहुत दूरी पर है। कितनी दूरी पर? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, प्लैनेट्स जान लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है, जिसमें अर्थ भी है एक हमारा। और सूरज से दूरी के हिसाब से देखें ना, यानी कि हम सन को सेंटर में माने, तो सबसे पहले मरकरी पड़ेगा उसके पास में, फिर उससे सेकंड नंबर पे वीनस होगा, थर्ड पे होगा अर्थ, फोर्थ पे होगा मार्स, और फिफ्थ पे जुपिटर होगा, और 6 नंबर पे सैटर्न है, 7th पे यूरेनस, और 8th नंबर यानी कि आखिरी नंबर पर नेपच्यून होता है। इनको याद करने की भी एक ट्रिक दे रखी है आपकी बुक में। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी इसके जो सेंटेंस है, इसका जो पहला पहला लेटर है वो हमारे प्लैनेट्स के बारे में बता रहा है। माई का पहला मरकरी के बारे में, वेरी का पहला वर्ड जो है, वी है जो पहला, वो वीनस के बारे में, और इफिशियंट का पहला जो लेटर है वो अर्थ के बारे में बता रहा है, और मदर का पहला लेटर मार्स के बारे में, जस्ट का पहला लेटर जुपिटर के बारे में, और सर्व्ड का पहला लेटर सैटर्न के बारे में, और अस का पहला लेटर हमें यूरेनस के बारे में, और नट्स का पहला लेटर हमें नेपच्यून के बारे में बता रहा है। यानी ये 8 वर्ड का जो सेंटेंस है, ये हमको 8 प्लैनेट्स के बारे में बताता है। अब हम जानेंगे अपने अर्थ के बारे में। द अर्थ यानी पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। सूरज से अब देखें, अभी हमने बताया था कि ये तीसरे स्थान पे आता है, और अगर इसका साइज़ की मैं बात करूँ, सारे प्लैनेट्स में इसका साइज़ कौन सा है, तो इसका साइज़ 5वें नंबर पर, 5th नंबर पे आता है ये।
पोल्स पर क्या होता है, ये ऐसे इसके राउंड शेप का कह सकते हैं, लेकिन इसके नॉर्थ और साउथ में पोल बने होते हैं। तो इन पोल्स पे ये स्लाइटली फ्लैटन्ड होता है, यानी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, इसलिए इसकी शेप का पता नहीं लगता है कुछ भी कि किस तरह की शेप है। तो इसलिए इसकी जो शेप होती है उसको खुद ही इसका नाम दे दिया गया है जियोइड, यानी पृथ्वी जैसी आकार का जो भी है उसको जियोइड बोलते हैं। यानी ना इसे सर्किल ना स्फीयर कुछ नहीं कहेंगे, हम इसे जियोइड बोलेंगे। यानी अगर इसकी शेप के बारे में बात करें, पृथ्वी की शेप कैसी होती है, जियोइड होती है, बस ये कह सकते हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन जीने जैसी कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इस पर हवा, पानी और जो सर्वाइवर के लिए जो बहुत सारी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सब मौजूद हैं, इसीलिए हम इसको जीवन वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीवन है। हवा में ऑक्सीजन जैसी, मतलब जिससे हमें सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इस तरह की गैसेज हैं, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट गैसेज बोलते हैं ना, लाइफ सपोर्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन है। इन्हीं कारणों से पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह भी बोलते हैं, यानी ये एक अकेला यूनिक ग्रह है जिसमें जीवन भी है। अगर हम ऊपर से स्पेस में जाके इसको देखें ना, तो एकदम ये नीला दिखाई देता है, यानी इसका कलर नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर, यानी 2/3 हिस्से पर पानी है। उस पानी के कलर की वजह से इसको हम नीला ग्रह भी बोलते हैं, यानी ऊपर से नीली दिखेगी तो हम इसे नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। अब हम बात करते हैं अपने सैटेलाइट यानी चंद्रमा के बारे में। नेचुरल सैटेलाइट है ये हमारा। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही सैटेलाइट है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसकी जो डायमीटर होती है वो पृथ्वी के 1/4 के बराबर होती है। हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है ये क्योंकि ये हमारे पास में होता है। पृथ्वी से भी छोटा है, सूरज से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, फिर भी हमें ये बड़ा दिखता है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास में है। और जितनी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं और भी चीज़ें हैं, उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा करीब है हमारे, इसलिए हमको ये दिखता है। कितना करीब है? 3,84,400 किलोमीटर दूर। इतना भी करीब नहीं है कि आप जा सके वहाँ पे। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाता है। हमने बताया था कि जो प्लेनेट है, जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता भी है और ये अपना खुद का चक्कर भी लगाता है, खुद स्पिन होता है ये। यानी पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में घूमेगा और खुद भी 27 दिन में स्पिन होता है, इसलिए ही हमको केवल एक ही साइड से दिखाई देता है ये एक बार में। चंद्रमा पे जीवन जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लोग रहते भी नहीं हैं। वहाँ पे प्लेन्स हैं और इस तरह के खड्डे हैं। वो कभी आप देखना कि फुल मून जो नाइट होती है जिसमें पूरा चंद्रमा दिख रहा होता है, उसमें बीच में हमको कुछ दिखता है, तो वो प्लेन्स और वहाँ पे जो भी कुछ है गड्ढे हैं वो दिखते हैं, वो उसकी शेप में दिखते हैं हमको। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट के अलावा कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सूरज के चारों तरफ घूम रही होती हैं। इन बॉडीज़ को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये मार्स प्लेनेट और जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट के बीचों बीच में होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉइड्स बहुत साल पहले प्लेनेट्स का ही एक पार्ट थे। अब हम बात करेंगे मीटेरॉइड्स की। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। कभी कभी मीटेरॉइड्स पृथ्वी के पास आ जाते हैं और इस पर गिरने वाले होते हैं, यानी बिल्कुल पास में आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि गिरने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, वो जब वहाँ से चलते हैं तो हवा का फ्रिक्शन भी होता है। हवा के फ्रिक्शन के कारण ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और फिर जल जाते हैं, वहीं कहीं बर्न हो जाते हैं एक तरह से। इससे हमें चमकती हुई लाइट भी कभी कभी दिखती है, फ्लैश, एकदम ऐसा लगेगा कि किसी ने फ्लैश लगाया, टॉर्च की सी फ्लैश लगाई है। कभी कभी पूरे नहीं जल पाते हैं ये, तो पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं, और जब वो गिरते हैं तो एक बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं, एकदम बहुत बड़ा। आपने रात के समय में आसमान में वाइटिश ग्लोइंग पाथ, यानी सफ़ेद जलता हुआ एक रास्ता, जैसे वाइट वाइट रास्ता सा दिखेगा हमें, चमकता हुआ रास्ता। वो क्या होता है? वो एक लाखों तारों का समूह होता है, बहुत सारे तारों का, बिलियंस ऑफ जो स्टार्स होते हैं उनका समूह होता है। इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी के एक पार्ट है, इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। पुराने समय में ये लाइट्स जो है नदी जैसे दिखती थी, यानी जो इंसिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो नदी जैसा शेप दिखता है। तो हमने इसको मान लिया कि ये आकाश की गंगा है, जैसे हमारी पृथ्वी पे गंगा नदी है ना, ऐसे ही वो आकाश की गंगा नदी है। क्योंकि जो एक गैलेक्सी जो होती है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी
बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस का एक ह्यूज सिस्टम होता है गैलेक्सी। ये सारी चीज़ें होती हैं और इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। यानी जैसे हमारी गैलेक्सी है ना, ऐसी ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेज होते हैं और एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि एक यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम इसके साइज़ के बारे में तो नहीं जान पाए हैं कितना बड़ा है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आप सब और मैं इसी यूनिवर्स में रह रहे हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा, आपको थोड़ा सा जानने को मिला होगा। जितना पहले जानते थे उसे थोड़ा सा अधिक जानने को मिला होगा। अगर ये बात सबको बताना चाहते हो तो शेयर कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, फिर उनसे खेल खेल कर काटी उम्र जवानी। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, फिर उनसे खेल खेल कर काटी उम्र जवानी। जब बाग लगा तो नजरें टिक गई दुनिया वालों की, पर उसने वापस मुंह पर मारी दौलत सालों की, और दौलत सालों की। उसके मरते ही बेटे बिक गए, बाग उजड़ गए, भाई राही